Unacademy. Let's crack it. मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम जो कि एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम जीएस3 पेपर का इकाई 3 जो हम यहाँ पे इकाई 3 का जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हम लास्ट लेक्चर में हम देखे थे पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने देखे हैं। इसी के अंतर्गत ये अगला लेक्चर है। ठीक है, इसी का पार्ट 2 हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, पार्ट 2 इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पोषक तत्व है उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सपेंड करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो विटामिन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट है और ये वसा वगैरह, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट, और इस प्रकार से आगे चीज़ चलती है कि विटामिन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको हर बार लेक्चर शुरू होने से पहले बताता हूँ कि ये पाठ्यक्रम बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप असमंजस में ना रहे, आपको पता रहे कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम में कहाँ पे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक्स। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं, डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है, और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्रेस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी, और आंसर एंड प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 35 दिन में आपको आंसर एंड प्रैक्टिस कराई जाएगी, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पे टॉपिक है पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता। ये हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या आती है। जो चीजें हैं, जंतुओं की वृद्धि, विकास, ऊर्जा पूर्ति एवं अनुरक्षण की जटिल प्रक्रिया में विभिन्न पोषक पदार्थों की विशिष्ट कार्यात्मक उपयोगिता होती है। इसी आधार पर पोषक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है। देखते हैं किस प्रकार के वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, और ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, शरीर का निर्माण करने वाले हैं, उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले हैं, और प्रतिरक्षी क्षमता वाले ये पोषक तत्व है। ठीक है, तो इन सभी ये जो पोषक तत्व है इनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जो उपापचयी जो प्रक्रिया होती है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है, उपापचय तंत्र वगैरह जो चीजें रहती हैं, जैसे पाचन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इसमें ये जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं, उपापचयी पदार्थ जो रहते हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पाचन तंत्र में हो गया। ठीक है, पाचन तंत्र में ये हमें हम बहुत सारी चीज़ लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए, ठीक है, विटामिन वगैरह हम लिए, प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं, और यहाँ पर परिवहन तंत्र वगैरह, इसी प्रकार से सभी तंत्रों में इनकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो भोजन के अवयव है उसके अंतर्गत हम देखेंगे। जीवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन विभिन्न पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। यानी जो भी ग्रहण करते हैं जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं वो विभिन्न पोषक पदार्थों का मिश्रण होता है, जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि हम कार्बोहाइड्रेट ले लिए, वसा ले लिए, प्रोटीन ले लिए, मतलब इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें कई बार नहीं होती, हम कई बार मिक्स रूप में लेते हैं। और एक चीज़ ये भी कंडीशन आती है कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं हम अकेला, तो अकेला भी कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप होता है।
ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, जटिल रूप होता है, जटिल रूप होता है, फिर ये टूटता है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है वो ग्लूकोज वगैरह में टूटता है, तो इस प्रकार की चीजें होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा अमीनो एसिड्स में, और इस प्रकार से चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जटिल रूप को हम ग्रहण करते हैं, उसको डाइजेशन वगैरह करके फिर सरल रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपने जो पाचन वगैरह का जो प्रोसेस है वो आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में। पाचन, फिर वहाँ पे अवशोषण वगैरह होता है। ठीक है, अवशोषण, और पहले पहले तो अंतर्ग्रहण होता है, जो पहले जो इंजेक्शन वाली जो प्रक्रिया होती है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी इस प्रकार से समस्या नहीं हुई इन सब चीजों से। तो यहाँ पे जिन जो हम भोजन लेते हैं, जिन्हें रासायनिक संगठन के आधार पे 7 वर्गों में बांटा जाता है। 7 वर्ग, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, रेशे है, जल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर। ठीक है, इस प्रकार वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है इसको, भोजन के अवयवों को। और ये भोजन के अवयवों में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो बहुत ही आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपको। यहाँ पे कैलोरी वैल्यू के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैलोरी वैल्यू क्या होती है? व्हेन 1 ग्राम फूड डिसोसिएटेड एंड एनर्जी जनरेट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जब 1 ग्राम फूड टूटता है, 1 ग्राम भोज्य पदार्थ टूटता है, तो जो एनर्जी वहाँ पे बनती, जो ऊर्जा बनती है, उसको बोलते हैं कैलोरी वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे जनरेट होती तो वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम, क्या क्या बोलेंगे? कैलोरी वैल्यू। ठीक है, कैलोरी वैल्यू ये होती है कैलोरी वैल्यू। और सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू किसमें, यदि पूछा जाए किसमें मिलती है, तो ये मिलती है फैट में। ठीक है, जैसे 1 ग्राम फैट लिए, 1 ग्राम प्रोटीन लिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिए, तो सबसे ज़्यादा यदि कैलोरी वैल्यू की मात्रा क्या जो है, इसका मान जिसमें ज़्यादा आएगा वो रहेगा फैट। क्या रहेगा? फैट। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा इसमें होती है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी गलत है वहाँ पे। यहाँ पे जो फैट है इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 कैलोरी किलो कैलोरी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त होती है। ये फैक्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। ये रासायनिक यौगिक होते हैं और जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे हमने बात की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं और पाचन के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये जब पाचन होता है, ठीक है, इसलिए जो इससे 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 पहले जो लेक्चर था वो आपका बेस हो गया। जो जो जंतुओं में पोषण हम देख रहे हैं वो आपका बेस हो गया, उसको देखेंगे तभी आपको सारे जो लेक्चर आएंगे आगे वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाचन होता है, पाचन में जटिल रूप होता है वो टूटता है सरल रूप में। मतलब जो भोजन रहता है जटिल रूप से टूटता है सरल रूप में। तो सरल रूप में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, और फिर बाद में फिर वो अवशोषण होता है, उसका अवशोषण का स्वांगीकरण होता है, फिर वहां से एनर्जी निकलती है। ये सारी प्रक्रिया वहां पे होती है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है यहाँ पे 1:2:1। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा 1:2:1। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। और इनका आधारभूत सूत्र होता है CmH2n। CX कई बार रहता है, CX भी लिखा रहता है कई बार, यहाँ पे CX या Y हो जाता है। ये संख्या, मतलब ये जो नीचे की वैल्यू बेस वैल्यू वो MN लिख देते, कहीं AB लिख देते, कहीं XY लिख देते, इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आधारभूत सूत्र है वो इस प्रकार है CxH2OY। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79 यानी 79% तक, 50 से लेके 79% तक मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जाती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होता है? घुलनशील शर्करा और अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। और यहाँ पे कुछ नोट यहाँ पे दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट संबंधित। जो मोनोसैकेराइड्स वगैरह जो चीजें हम देखेंगे तभी, हाँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वगैरह ही है, तभी नोट समझ में आएगा। अभी इसको रहने देते हैं।
हम देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यानी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्रोत यहाँ पे हम देखते हैं तो गेहूँ, ठीक, गेहूँ से रोटियाँ वगैरह जो बनती है, रोटियाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, जौ, शक्कर वगैरह है, गुड़, शहद, सूखे फल, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है, अंजीर, दूध, पके फल, ठीक है, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, मांस, इतने सारे स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। यदि आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में आपके किसको ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस प्रकार से आप कॉमेडी कर सकते हैं कि आज मैंने या 4 कार्बोहाइड्रेट खाया, मतलब 4 रोटी खाया तो मतलब 4 रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट खाया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बोहाइड्रेट मत बोलना, यहाँ पे 4 रोटी के बराबर कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से चावल खाए, आपने चावल खाए तो 1 प्लेट कार्बोहाइड्रेट खाए, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसा कि हम करते थे हमारे स्कूल टाइम वगैरह, या फिर जो कॉलेज वगैरह जब हम थे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम मजाक मस्ती के तौर पर करते थे, तो ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती थी, ठीक है। जैसे शक्कर खा रहे हैं, ठीक है, शक्कर वगैरह, गुड़ खा रहे हैं तो बोले कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, दूध वगैरह पी रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह पी रहे हैं। दूध में हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट भी उससे मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार इसको लेते हैं, आप बोरिंग फॉर्म में लेते हैं या फिर इंटरेस्टिंग फॉर्म में, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो इंटरेस्टिंग तरीके हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, किस प्रकार आप कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने तरीके ईजाद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ये है मोनोसेकेराइड्स। यहाँ पे 3 प्रकार इसके, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या 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 आते हैं यहाँ पे, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे ट्राइओस, ट्रेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस, इसके अंतर्गत आएंगे। और डाइसेकेराइड में हम आगे देख लेंगे जो चीज़ें हैं, और पॉलीसेकेराइड में जो चीज़ें आएंगी वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें जो मैं बात कर रहा था कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें आएगी, ये है ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत है ग्लूकोज, ठीक है। फ्रक्टोस और गैलेक्टोस इसके अंतर्गत आते हैं मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। और डाइसेकेराइड है यहाँ पे सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस। और पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन वगैरह, ये आएंगे पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे सभी के बारे में एक करके, तब आपको और भी इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो इसके एग्जांपल थे कि किस प्रकार मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन चीज़ें आती है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन चीज़ें आती है, पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। पहला मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो पहला फॉर्म है मोनोसेकेराइड, ये सेकेराइड की एकलक इकाई होती है। सेकेराइड जो होते हैं, ठीक है, सेकेराइड एक आप इसके ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में मत जाइए, जैव रसायन में आप ज़्यादा ना कूदें। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि सेकेराइड कोई चीज़ है, सेकेराइड कोई मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये सेकेराइड की एकलक इकाई है, ठीक है। सेकेराइड की एकलक इकाई यानी मोनोमर यूनिट है, जिससे मिलकर ये बने होते हैं। जैसे हमने रसायन विज्ञान में, आप याद कीजिए, हमने पढ़े थे मोनोमर वगैरह पढ़े, ठीक है, एकलक वगैरह पढ़े थे, मोनोमर एकलक थे, और फिर सब पॉलीमर वगैरह बनाए थे हमने, ठीक है, बहुलक वगैरह बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी इसको, ये कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। सेकेराइड की ये सेकेराइड की एकलक इकाई से मिलकर निर्मित होते हैं, ठीक है। ये सेकेराइड से मिलकर निर्मित होते हैं, और इनका जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये रंगहीन, कलरलेस, घुलनशील, सॉल्यूबल एवं क्रिस्टलीय होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक सरल होते हैं, यानी सरल रूप होते हैं। जैसे जो भी जटिल फॉर्म रहता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जटिल फॉर्म होते हैं, सरल रूप होते हैं, तो इसमें सबसे सरल होते हैं मोनोसेकेराइड, क्योंकि इसका और हम अपघटन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। जो मोनोसेकेराइड है उसके भी कार्बन संख्या के आधार पे यहाँ पे इसके प्रकार है। यहाँ पे ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। ये 4 चीजें यहाँ पे है इसके अंतर्गत, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत। यहाँ पे ट्रायोज किसको बोलेंगे, ये 3 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा है वो होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड C3H6O3, C3H6O3, इसका सूत्र है ट्रायोस का, ये है ट्रायोस का एग्जांपल का, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका एग्जांपल, ठीक है। अगला है टेट्रोस, ठीक है। टेट्रोस है यहाँ पे 4 कार्बन वाले, यहाँ पे नाम से स्पेल्ड है, ठीक है। मोनो डाई ट्राई, ये ट्राई है, टेट्रोस है, ठीक है।
ये नाम से, फिर पेंटोस वगैरह है, ये सारी चीज़ें नाम से स्पष्ट, जैसे ट्रायोस है तो 3 कार्बन, ट्राइट्रोस है तो 4 कार्बन, ये आप समझ सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम टेट्रोस के अंतर्गत जो आते हैं, ये 4 कार्बन संख्या वाली शर्करा है, जैसे इरिथ्रोस, इरिथ्रोस में C4H8O4 होता है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है टेट्रोस का, C4H8O4, C4H, एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ, C4H8O4, जिन लोगों को यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा हो वहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि स्क्रीन में इतने बड़े शब्द यहाँ पे मैंने छापा हूँ तो आसानी से दिख रहे होंगे, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C4H8O4, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला है पेंटोस, ये पेंटोस मतलब 5, ठीक है, 5 कार्बन, इसमें आप समझ सकते हैं बेसिक तौर पे, ये 5 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें राइबोस आरएनए में प्रयुक्त जो होते हैं, तथा डीऑक्सोराइबोस जो डीएनए में प्रयुक्त होते हैं, राइबोस और डीऑक्सोराइबोस जो यूज होते हैं, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जब हम डीएनए वगैरह के पोर्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, सेल वगैरह हमने ये हमने देखे थे, ठीक है, पेंटोस शर्करा, तो वहाँ पे हमने देखे थे राइबोस वगैरह और डीऑक्सोराइबोस, वहाँ पे हमने देखे थे। तो यहाँ पे ये इसके उदाहरण, ठीक है, 5 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट जिनमें राइबोस और डीऑक्सोराइबोस इसमें प्रयुक्त होते हैं, ये इसके उदाहरण, ठीक है। अगला हेक्सोस, हेक्सोस, ठीक है, हेक्सोस में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस आदि, ये उदाहरण है किसके, हेक्सोस के, जिसमें होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन इसमें होते, कार्बन की संख्या इसमें कितनी होती है, 6, ठीक है, जैसे C6H12O6, ये है कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है ग्लूकोज, उसका ये सूत्र है C6H12O6, ये इसका सूत्र है। इस प्रकार फ्रक्टोस भी होता है, गैलेक्टोस भी होता है, ये उदाहरण होते हैं हेक्सोस के, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल सब्सटेंस एवं रक्त शर्करा ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ब्लड शुगर किसे किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ईंधन पदार्थ किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिए, ये हेक्सोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज है डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज, यहाँ पे आप इसकी बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा डीप में मत जाइए, डी से आप नाम रख सकते हैं देव, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इसका इसका एक्चुअल मतलब कुछ और होता है। डी ग्लूकोज ये है, डी ग्लूकोज जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है, ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो डी ग्लूकोज होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जीवों में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है, डी ग्लूकोज, ठीक है। ये यदि आप इसके बायोकेमिस्ट्री वगैरह में जाए तो इसमें इसका घूर्णन वगैरह वो हम देखते हैं कि दक्षिणावर्त इसमें घूमेगा, ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा, तो ये सारी चीजें आपको अभी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप डी ग्लूकोज याद रख लीजिए, डी, तो डी ग्लूकोज जीवों सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा है, ऊर्जा के लिए प्रमुख मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो ये हेक्सोज है। आगे देखते हैं डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स में डाइसैकराइड मतलब दो सैकराइड आपस में मिलते हैं, दो मोनोसैकराइड आपस में मिल देंगे, तो यहाँ पे दो मोनोसैकराइड, टू मोनोसैकराइड्स क्या बोल रहा हूँ मैं, मोनोसैकराइड्स, ठीक है, क्या क्या बोल, जुबान फिसल जाती कभी होता है। तो दो मोनोसैकराइड इकाइयां जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसैकराइड का निर्माण करती है, किसका किसका निष्कासन करेगी, जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसैकराइड का निर्माण करती है, और इनका आधारभूत सूत्र है यहाँ पर C12H22O11, 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 ठीक है, ये डाइसैकराइड वगैरह होते हैं। इनका जल अवघटन या हाइड्रोलिसिस संभव है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था मोनोसैकराइड का जल अवघटन वहाँ संभव नहीं था, यहाँ पे डाइसैकराइड का जल अवघटन संभव है। उदाहरण के लिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि ये मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं, जो ये सारी चीजें, ये डाइसैकराइड वगैरह वो, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो डाइसैकराइड वगैरह जो है वो किस प्रकार टूटते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे देखा क्या, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, यहाँ पे देखिए, ये माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, यहाँ पे देखिए ये टूटेंगे किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा कौन, माल्टोज जो रहेगा, लैक्टोज वो टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में,
ठीक है। तो ये इस प्रकार से टूटते हैं और ये बनते भी ऐसे जैसे ये इसमें टूटे तो इससे मिलकर भी बनेंगे, यही इनका फॉर्म होता है। ठीक है, यानी ये टूटे तो इसमें बने और ये आपस में मिले तो बनेंगे ये जैसे आपस में मिले ग्लूकोज और ग्लूकोज मिले माल्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले तो लैक्टोज बनाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिले तो सुक्रोज बनाएंगे। इस प्रकार की चीज़ होती है और ये एंजाइम के थ्रू होती है। जैसे माल्टोस यदि परिवर्तित हो रहा है किसमें, टूट रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, तो ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम आप समझते हैं, एंजाइम जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वृद्धि, अभिक्रिया की जो गति रहती है, गति, ठीक है, गति को तेज या फिर मंद कर देते हैं, ये होते हैं एंजाइम। ये बाहरी कारक होते हैं और ये याद रखिए जो एंजाइम रहते हैं वो अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, ये बीच में आते हैं। ठीक है, अभिक्रिया शुरू होने के बाद का इनका काम रहता है कि इसको धीमी करना है या तेज करना है। तो ये एंजाइम वगैरह यहाँ पे लैक्टोज वगैरह, ये लैक्टोज जब टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम आएगा और सुक्रोज यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा तो सुक्रेज एंजाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे होती है जो डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमने यहाँ पे देखे। यहाँ पे हम देखते हैं अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड यह अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है। इनका आधारभूत सूत्र C6H11O5N। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको नहीं दिख रहा C6H11O5N। ठीक है, ये इसका आधारभूत सूत्र है पॉलीसैकेराइड का। और ये जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं तथा पौधों में मुख्य रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मंड, स्टार्च वगैरह जो है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन वगैरह है, ये इसके एग्जांपल किसके, पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है ये। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है, कलर चेंज हो गया, एक मिनट रुको, हाँ ठीक, रेड, हाँ। तो ग्लाइकोजन के बारे में आप जानते हैं, ग्लाइकोजन जो आप और हमें जो मनुष्यों में यहाँ पे ये स्टोर रूप में रहता है। ठीक है, स्टोर मतलब जैसे जब हमारे शरीर में भोजन हम नहीं ले रहे होते, भोजन नहीं दे रहे होते शरीर को, तब ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और यहाँ पे काइटिन वगैरह है, सेल्यूलोज वगैरह है, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स की। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे देख रहे थे, जो पॉलीसैकेराइड में ये स्टार्च और सेल्यूलोज है, स्टार्च और सेल्यूलोज ये आते हैं अशर्कराय के अंतर्गत, और जो बाकी सारी चीजें वो आती है शर्करा के अंतर्गत, ठीक है। शर्करा के अंतर्गत ये सारी चीजें हमने जो पढ़े अभी, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड वगैरह, ये टेट्रोस, ट्रायोस वगैरह, पेंटोस वगैरह ये हमने पढ़े, और ये डाइसैकेराइड वगैरह हमने पढ़े। ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत भी जो सारी चीजें पढ़े, उसमें इसको छोड़ दिया है, किसको, स्टार्च और सेल्यूलोज को छोड़ दिया है। तो सारी शर्कराएं हैं और स्टार्च और सेल्यूलोज है अशर्कराय के अंतर्गत आती है। एक नोट हमने यहाँ पे देखा था जो कि अब हमको पढ़ लेना चाहिए, ये वाला नोट यहाँ पे। मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड रहते हैं और जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह रहते हैं, ओलिगोसैकेराइड जो है यहाँ पे, जो डाइसैकेराइड वगैरह है, ठीक है, डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी कहेंगे। जो डाइसैकेराइड्स वगैरह है वो स्वाद में मीठे होते हैं, और यहाँ पे लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो रहते हैं वो स्वाद उनमें नहीं होता है, जो स्वादहीन होते हैं। ठीक है, टेस्टलेस इसको बोलेंगे। ठीक है, ये स्वादहीन होते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। और आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्य, हम वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देख लेते हैं। यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो चीजें हैं, ये डीएनए व आरएनए के प्रमुख घटक होते हैं और शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व है तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। और इसके अन्य कार्य सेल्यूलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपको समझ में आई है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वसा में परिवर्तित होकर ही संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे शरीर में जो ग्लूकोज जो
शरीर में जो ग्लूकोज बनी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह टूटा, तो यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को यहाँ हमने क्या देखा इस कार्य के अंतर्गत, यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रदान करते हैं। एवं जब ये जो ऊर्जा बनी वो यदि काम नहीं आए, ठीक है, हमारे शरीर ने काम नहीं ली, तो उसको वसा में परिवर्तित होकर भोजन के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वसा के रूप में वो बदल देते हैं। तो हो गया, समझ में आ गया ये चीजें। यदि हम यूज नहीं करेंगे तो ये इस प्रकार की परिवर्तित हो जाती है। अगला है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले विकार, हम देख लेते हैं। शरीर के वजन में वृद्धि है, मोटापे संबंधित रोग इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम है। और जबकि शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर के वजन में कमी कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होने पर आता है। ठीक है, जो शरीर में वो वजन वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ पे दिए है कि ये हम यूज नहीं करते हैं ग्लूकोज, तो वो वसा के रूप में परिवर्तित है। तो वसा यानी फैट, ठीक है, हमारे शरीर में फैट हो जाता है। तो यहाँ पे वजन में वृद्धि होती है, इससे मोटापा संबंधित रोग होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम होते हैं। और कमी की बात करें तो शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर के वजन में कमी है, यानी आपके शरीर में ऊर्जा वगैरह नहीं है या फिर वजन में आपका कम हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप कम ले रही है, ये इसका सीधा मतलब होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करने लगता है, और जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इसकी कमी यदि होगी तो इस प्रकार से यहाँ पे चीजें होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पे देख ली हमने, कैसे कैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कमी से होने वाले विकार है। जैसे हीनता जन्य रोग वगैरह जो हमने टॉपिक देखे थे ना, कि हीनता जन्य रोग वगैरह एक वहाँ पे बताया गया है, हीनता जन्य रोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये हम जैसा कि हमने बताया था आपको कि एक एक जो पोषक पदार्थ हम देखेंगे उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हम देखते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हीनता यानी कमी से होने वाले रोग यहाँ पे हमने देखे, तो वो टॉपिक हमारा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता हमने यहाँ पे देखे, मेटाबोलाइट्स हमने देखे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिक सिस्टम वगैरह रहता है, वो पाचय प्रक्रिया वगैरह रहती है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे पाचन तंत्र वगैरह, परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र और बहुत सारे जो तंत्र है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम रहता है, वहाँ पे ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे हमने देखे कि ये कितने होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैलोरी वैल्यू के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने यहाँ पे देखा, इसका स्रोत हमने देखे कहाँ से ये प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हमने यहाँ पे देखे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह ये देखे, और हमने इसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिए। और एग्जाम्पल आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले का, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है, इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे शर्करा के बारे में हमने यहाँ पे देखा, सैकराइड, मोनोसैकराइड, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ी, और किसके मिलने से कौन से सैकराइड मिलने से क्या बनता है और किसके टूटने से क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। कार्बोहाइड्रेट कार हमने यहाँ पे देख लिए, और इससे होने वाली कमी हमने देख ली। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं, डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का, आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10, प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं, यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है, और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्लस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी, और आंसर एंड प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 35 दिन में आपको आंसर एंड की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप
आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट।